हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका पेपर 2 है, जिसमें आपका यूनिट में आपके जो टॉपिक कवर करते हैं, ये आपका फर्स्ट यूनिट हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। और इस यूनिट में जो टॉपिक आते हैं आपके, जैसे कि नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड ई बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, आपके ये टॉपिक्स जो हैं वो आपको फर्स्ट यूनिट में कवर करने हैं। इसके अलावा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमने इस पूरे यूनिट को 3 क्वेश्चंस में बना रखा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लगभग चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, और इसके अलावा आपको शायद बाहर से कोई बुक या किसी तरीके की नोट्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या क्या कवर करने की कोशिश करी है। हमने व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो हम पढ़ेंगे वो बिजनेस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि बिजनेस, इंडस्ट्री और मतलब इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड में आपके कौन कौन से कैसे की उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, इस भी बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जब हम किसी बिज़नेस को चूज़ करते हैं, यानी कि बिज़नेस को सिलेक्ट करते हैं, तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए बिज़नेस को, ऑर्गेनाइजेशन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम शुरू कर देते हैं अपने आंसर के अकॉर्डिंग। तो हम आपको बता दें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 वर्ड्स, ये 2 चीज़ों का मिक्सचर है, यानी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो हर काम जो कि आप किसी पैसे यानी प्रॉफिट मोटिव के लिए आप अगर सेलिंग और बाइंग करते हैं या कोई भी ऐसा चीज़ करते हैं, यानी सेल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके अलावा एक्सचेंज करते हैं, वो किसी भी प्रॉफिट मोटिव के लिए अगर आप करते हैं तो वो बिज़नेस कहलाएगा। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आपका एक फिक्स गोल यानी एक पर्पस की ओर, जिसका जो पर्पस हो वो क्या हो, एक फिक्स हो। यानी ऑर्गेनाइजेशन तब तक एक भीड़ रहती है जब तक वो एक उसका कोई पर्पस नहीं होता। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर एक क्राउड इकट्ठा होता है, तो एक क्राउड और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एक फ़र्क होता है। क्राउड और ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क क्या होता है? क्राउड जो होती है उसका कोई पर्पस नहीं होता है, और जो कि जबकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ग्रुप ऑफ पीपल तो होता ही है, लेकिन साथ साथ उसमें क्या होता है कि हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल विद गोल, यानी कि अगर उस ग्रुप ऑफ पीपल का एक स्पेसिफिक गोल हो गया तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन, हम कह सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जो कि आपकी 3 बातों को एक बिजनेस के अंदर डिफाइन करता है, यानी कि कौन कौन सी। सबसे पहले कि उस कंपनी यानी उस बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर हम जो उस बिजनेस के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके अंदर जो प्रॉफिट डिस्पर्सल होगा, यानी कि प्रॉफिट जो उससे कमाया जाने वाला प्रॉफिट होगा वो कैसे बांटेंगे आपस में, उस चीज़ पे ध्यान रखना होता है। उसके बाद लाइबिलिटी को ध्यान में रखते हैं और रिस्क को ध्यान में रखते हैं। रिस्क क्या होता है? रिस्क वो फैक्टर होता है जो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के बीच में का डिफरेंस होता है। यानी हम जैसे कि अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना हम कमा लेंगे या इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो रिस्क है वो क्या है। कि जैसे हमने 10 लाख रुपए लगाए, यानी 1 लाख रुपए लगाए, हमने सोचा इससे हम 1 लाख रुपए कमा लेंगे, तो वो जो एक्सपेक्टेड है 1 लाख रुपए और एक्चुअल जो हमारे पास इस समय हमारी जो भी कंडीशन होगी, उन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कहलाएगा आपका रिस्क। इसके बाद हम आपको बात करते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपकी किस तरह की हो सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम 2 टाइप में आप डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनकी लायबिलिटी फिक्स नहीं होती। जैसे कि वो कौन कौन से होते हैं, तो हम आपको बता दें, सोल प्रोप्राइटरशिप और जनरल पार्टनरशिप। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक अकेला बंदा, कोई भी जैसे कि अगर ठेले से लेकर एक बड़ी सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक में भी अगर वो है कि वो अकेला बंदा काम कर रहा है, यानी कि हमने एक दुकान खोल ली या हमने कोई ऐसी चीज़ खोल ली जो कि मैं खुद अकेले चला रहा हूँ उस चीज़ को। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं, बड़े बिजनेस भी ऐसे होते हैं जो कि अकेला एक बंदा चला रहा होता है। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो, जब इस तरह का कोई बिजनेस होता है कि जो अकेला एक आदमी सब कुछ हैंडल कर रहा हो, तो उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें उसकी सारी लायबिलिटी बनती है, यानी कि अगर वो उसमें कुछ लॉस होता है तो भी उसे खुद ही रिकवर करना है, यानी खुद ही उसको देखना है। और अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि वो पूरा प्रॉफिट हमारा ही होगा, उसको हम नेक्स्ट पर्सन से शेयर नहीं करते।
उसके बाद एक अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप में के अंदर अगर मेरी कोई दुकान है, उस दुकान के अंदर हम कोई सर्वेंट रख लेते हैं, तो वो सर्वेंट हमारा तब भी हम उसको यही कहेंगे कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्योंकि वो सर्वेंट हमारा पार्टनर नहीं है। जब तक वो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट को शेयर ना करे तब तक वो हम उसके लिए रेम्यूनरेशन देते हैं, यानी आप मेरे यहाँ काम करते हैं, हम उसके लिए आपको पैसा देते हैं। इसका इट डजंट मीन कि आप उसके लिए क्या करते हैं कि आप उसको प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। जब प्रॉफिट शेयर करेंगे तो वो पार्टनरशिप हो जाती है। यानी कि हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं कि जनरल पार्टनरशिप, यानी जब हम उसी चीज़ के, यानी कि हमने क्या किया, हमने अपने जैसा कुछ बंदे लाए और हमने क्या किया, एक बिज़नेस को शुरू करा और हमने सोचा कि इस बिज़नेस को क्या करने के बाद कि पैसे को जो भी इससे प्रॉफिट कमाया जाएगा, उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, आने वाले समय में आधा आधा कुछ करके हम इसको आपस में बांट लेंगे। अगर हम इस तरह से किसी भी तरीके से अगर हम पार्टनरशिप में अगर करते हैं तो इसे कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। अब इसकी खासियत क्या क्या बातें होती हैं कि लगभग 2 से 2 लोग होने चाहिए मिनिमम, और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद लिमिटेशन नहीं होती है पर्सनल रिस्क, यानी कि अगर आपका कुछ लॉस होता है तो वो आपकी पर्सनल एसेट तक रिकवर करा जाएगा, जब तक वो डीड ऐसी नहीं होगी कि आपको उसमें लिखा नहीं होगा पर्सनली कि लिमिटेड लायबिलिटी, यानी जब तक लायबिलिटी को लिमिटेड नहीं किया जाएगा तब तक वो आपके पर्सनल जो चीज़ें हैं उस तक को आपको, अगर वो बाद में बंद होता है तो आपके लॉसेस उससे भी रिकवर करे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शेयर अथॉरिटी। अथॉरिटी भी शेयर करी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करी जाती है और रिस्क को भी शेयर करते हैं। यानी हम बात ध्यान में रखने वाली है कि अथॉरिटी क्या है कि हर किसी की एक अथॉरिटी दी होती है कि उसको ये काम करना है और इस काम को वो इस तरह से करा सकता है, तो उसको एक अथॉरिटी मिली होती है, जैसे कि शेयर लेने की, यानी कि उसको अगर शेयर लेना है तो वो किसी भी समय अपना पार्ट ले सकता है अपना पैसा लेने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो सभी शेयर्स के शेयर होल्डर यानी कि पार्टनर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिस्क, अगर कोई कंपनी रिस्क उठाती है तो उसमें भी उसकी भागीदारी इक्वल की होगी, जो भी रेशियो में उनकी भागीदारी होगी यानी कि पार्टनर्स होंगे उस डीड के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, वो रिस्क भी उनके साथ में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये तो बिज़नेस थे, ऐसे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन थे जिनकी जो लायबिलिटी है वो फिक्स थी, यानी जिनकी लायबिलिटी फिक्स नहीं थी, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थी। अब हम बात करने वाले हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसे बिजनेस जिनकी जो लायबिलिटी है वो फिक्स कर दी जाती है, तो वो क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इनमें जैसे लिमिटेड लायबिलिटी LLP आपकी आती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी सबसे पहला ही आपका आता है। इसमें हर एक पार्टनर की आपकी क्या करी जाती है, लायबिलिटी को फिक्स कर दिया जाता है कि आप इस पैसे के लिए लायबल हैं, इतने रुपए के लायबल हैं, यानी कि आपकी लायबिलिटी, आपका रिस्क इतना है, इसमें आपको प्रॉफिट इतना मिलेगा, सब कुछ फिक्स होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉरपोरेशन की। तो कॉरपोरेशन में क्या होता है, शेयर होल्डर होते हैं, शेयर को उस शेयर होल्डर क्या करते हैं, कुछ शेयर होते हैं उनके से प्रॉफिट कमाते हैं और उन प्रॉफिट को ही आपस में बांट लेते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल नहीं है कि वो इस चीज़ के लिए लायबल हो, ना डेप्ट के लिए लायबल होते हैं, ना ही लीगल इशू के लिए। तो यहाँ पर आपके जो राइट्स होते हैं वो कंपनी के अंदर एक हद तक लिमिटेड होते हैं, यानी कि आपको सिर्फ लॉस ही गेन करना है, मतलब लॉस को ही आप उठा सकते हैं, आपको उससे ज़्यादा जो आपने पैसा लगाया है सिर्फ उसी को ही आपका जाएगा। ये नहीं है कि अगर बिजनेस में कंपनी डूब जाती है तो आपको उसको भी भरना है, उसको आपको कुछ नहीं भरना है, आपको सिर्फ शेयर तक ही मतलब है। उसके बाद आ जाते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ऐसी कंपनी बनाई जाती है जिसकी लायबिलिटी को भी फिक्स कर दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि वो बस क्या होती है, हाईली फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर करती है, यानी कि कई चीज़ें हम हर जगह पर चेंजेस ला सकते हैं उसके अंदर आसानी से। उसके बाद हम बात करते हैं कि नेचर, अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, यानी कि ये तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि बिज़नेस क्या होता है। तो हम आपको बताएं कि सबसे पहले ही बात तो ये हो गई कि बिज़नेस कैसे शुरू हुआ, क्या है इसका। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले एक्टिविटी, यानी हम जो ह्यूमन हैं वो सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहले काम क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटी कुछ भी करते हैं, उठना बैठना सोना खाना पीना जो भी काम है वो सारे काम हमारी एक्टिविटी कहलाती हैं, यानी अब ये ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती हैं। अब अगर हम वही काम किसी पैसे के लिए करते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती हो। अगर वो काम हम बिना पैसे के लिए कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वो हमारा हो गया कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारी 3 चीज़ें आती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट।
प्रोफेशन क्या होता है? सबसे पहले जब हम किसी चीज़ को किसी के लिए अपनी पर्सनल सर्विस यानी हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और उसके लिए हम उस सर्विस की फ़ीस ले रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को कहते हैं, ऐसे तरीके के कह सकते हैं एक्टिविटीज़ को हम प्रोफेशन कहते हैं। यानी कि उस प्रोफेशन के तौर पर हम उस फीस को उठाकर अपना जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट, यानी हम किसी और के लिए काम करें, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर रहकर काम करें और उसके बदले में हमें क्या मिलता है? सैलरी। यानी प्रोफेशन के बदले में आपको मिलती है फीस। और उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि हमारा आपका एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट के बदले आपको मिलेगी क्या? आपको मिलेगी सैलरी। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड यानी हमारा जो बिज़नेस है, यानी कि तीसरा बिज़नेस जो हमारा आता है। इसके लिए आपको क्या है कि चीज़ों को ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, बाय, सेल करके आप प्रॉफिट कमाते हैं। और इस प्रॉफिट को कैसे प्रोडक्शन करके भी कमा सकते हैं, एक्सचेंज करके भी कमा सकते हैं। तो इसको जब आप यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, उसके रेम्यूनरेशन यानी उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बिज़नेस हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं, ये तो एक्टिविटीज़ की बात थी। अब हम बात करें, यानी कि अगर हम बात करें कि एक आदमी जब किसी भी काम को प्रॉफिट मोटिव से करता है, यानी कि बाइंग और सेलिंग का काम कर रहा हो और वो इस काम को करते करते क्या करे कि प्रॉफिट कमाता है, तो वो ऐसी चीज़ों को बिज़नेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ बिज़नेस, यानी कि अगर हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो काम कर रहे हैं वो बिज़नेस है कि नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो बिज़नेस है तो हमको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि उसको बिज़नेस को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहली बात तो बिज़नेस की होती है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब किसी भी पैसे से रिलेटेड होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए, या तो मनी हो या तो इन टर्म्स ऑफ मनी हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये पहली चीज़, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें कि बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि बिज़नेस क्या है? एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, किस चीज़ की? प्रोडक्शन करने की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स को, सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने की। उसके बाद हम बात करते हैं, यानी कि अगर ये चीज़ इसमें इन्वॉल्व है तो हम कह सकते हैं कि ये बिज़नेस है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है बाइंग और सेलिंग, यानी वही गुड्स जो हम सर्विस हैं उसको हम क्या करें? गुड्स को सेल और बाय करें, यानी कि उसमें बाइंग और सेलिंग होनी चाहिए, इनमें से कुछ भी होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, यानी कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए कि बाई चांस क्या हुआ कि आपने कल एक कार ली और आपको पसंद नहीं आई तो आपने अगले दिन उठे और इसको बेच दी। तो अगर आपने इस तरह से कोई काम करा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई बिज़नेस हो गया कि आपने आज एक कार ली और आपने कल उसको बेच दिया। तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वो आपने एक बिज़नेस किया। बाई चांस आपने परसों फिर यही काम दोहरा दिया तो ये आपने कह दिया ये तो कॉन्टीन्यूटी है। नहीं, जब तक ये कॉन्टीन्यूटी लगातार आप आने वाले समय में बनाएं, जब तक आप उस चीज़ से बार बार प्रॉफिट नहीं कमाते रहेंगे और फिर उसको आप बिज़नेस में आप बना नहीं लेंगे उस चीज़ को अपना, तब तक वो नहीं कहलाएगा कि वो एक बिज़नेस है। उसके बाद जो बात करते हैं, यानी कि कॉन्टीन्यूटी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक आप उसमें रेगुलर फॉर्म में नहीं उतर जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट चीज़ से हम बिज़नेस को पहचान सकते हैं वो है प्रॉफिट मोटिव, यानी प्रॉफिट को ध्यान में रखना है, यानी कि बिज़नेस में प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। यानी कि द प्राइमरी गोल ऑफ अ बिज़नेस इज यूजली टू ऑब्टेन द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी गुड्स को सेल, यानी कि प्रोडक्शन करके, सेल ऑफ गुड्स करके या सर्विसेज को बेचकर आप क्या करें मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करने की कोशिश करें। तो यानी कि बिज़नेस में ये चीज़ इन्वॉल्व होती है, यानी कि वो क्या है, किससे पहचानें कि प्रॉफिट है। प्रॉफिट अगर इन्वॉल्व है तो वो बिज़नेस हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं रिस्क होता है और अनसर्टेनिटी, यानी रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क हम पहले भी बता चुके हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो और एक्चुअल में क्या होता है, उनके बीच के डिफरेंस को ही कहते हैं रिस्क। उसके बाद अनसर्टेनिटी, क्योंकि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ फिक्स नहीं होती है, कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी आपको लॉस होगा, तो ये अनसर्टेनिटी बनी रहती है, क्योंकि ये बिज़नेस ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि आपको उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि खरीदने वाला ज़रूरी थोड़ी ना कि अब जैसे अगर देश के हालात ख़राब हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो सामान जिस चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हैं वो बिके। और कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं कि भाई जायज़ सी बात है, उस देश का हालत ख़राब होते हैं तो लोग ज़्यादातर उस चीज़ को, जैसे खाने पीने के सामान, लोग इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद बात करते हैं क्रिएटिव एंड डायनेमिक। क्रिएटिव और डायनेमिक मीन्स यानी कि हम बिज़नेस में नए क्रिएटिविटी करते रहते हैं, नई नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं और उससे क्या होता है कि हम अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते रहते हैं। डायनेमिक इसलिए है क्योंकि ये लगातार फैलता रहता है, बढ़ता रहता है, चलता रहता है डायनेमिक तरीके से।
इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट था, यानी नेचर के बाद हम अगर बात करते हैं स्कोप की, यानी स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, कहाँ कहाँ लागू हो सकता है। तो हम इस बात को भी ध्यान में देंगे कि कहाँ कहाँ हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के यानी बिज़नेस को हम कहाँ कहाँ पर उसका स्कोप है, कहाँ कहाँ तक हम उसको लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो है इंडस्ट्री, यानी कि बिज़नेस की जो सबसे पहली चीज़ है कि उसको कहाँ पर हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो वो है आपका इंडस्ट्री। द वर्ड इंडस्ट्री रिफर्स टू द दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ एप्रीहेंसिव विद द एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि हम इंडस्ट्री कैसे कैसे कर सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्री क्या होती है, जो एक्सट्रैक्शन का काम करे, प्रोडक्शन का काम करे, कंस्ट्रक्शन का काम करे, कई तरीके की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो इसके बारे में भी हम अगर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं तो कुछ बेसिस दिए हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये किस तरह की इंडस्ट्री हो सकती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ की, यानी वो चीज़ें जब आप किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट यानी कि निकाल कर आप उस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। निकाल के मतलब इन द सेंस कि जैसे कि हमने आपको बताया कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच एक्सट्रैक्ट, रेज और फैब्रिकेट रॉ मटेरियल फ्रॉम अबव और बीनीथ सरफेस ऑफ द अर्थ। जब अर्थ के सरफेस से आप कोई चीज़ निकालते हैं, चाहे अबव हो या बीनीथ हो, उस जगह से अगर आप कोई भी सामान खरीदा के और उसको आप बनाते हैं तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जैसे कि माइनिंग का काम, ये माइनिंग के काम जो भी होते हैं वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, दोज इंडस्ट्रीज विच आर इंगेज इन द रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड सेलिंग देम इन अ मार्केट फॉर प्रॉफिट एंड नेम एज जेनेटिक। यानी किसी ऐसी चीज़ यानी एनिमल प्लांट्स को क्या करें आप, उनकी एक स्पीसीज़ को मल्टीप्लाई करें, रिप्रोड्यूस करें, इस तरह का काम करें। तो इस तरह के बिजनेस से यानी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जब इस तरह का काम कोई करने लगती हैं तो उन्हें कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। यानी कि जैसे कैटल, उसके बाद यानी कि कैटल हैं आपके, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हो गई, पोल्ट्री फार्म हो गई, प्लांट नर्सरीज हो गई, इस तरह के बिजनेस यानी इस तरह के इंडस्ट्रीज़ ऐसी हो सकती हैं। कौन कौन से एग्जांपल हैं जो कि आपको इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ यानी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़, यानी कि कुछ कंस्ट्रक्ट करती हों। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ चीज़ें दे रखे हैं, किसी इंडस्ट्रीज़ को कुछ काम करने के लिए दे दिया कि आपको ये बनाना है, तो वो उस तरीके की इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़। यानी कि वो क्या क्या काम कर सकती हैं, किसी बिल्डिंग को बना सकती हैं, किसी कैनल को बना सकती हैं, किसी ब्रिज को बनाएं, किसी डैम को बनाएं या रोड्स को बनाएं एक्सेट्रा। अगर इस तरह की किसी भी काम में वो इंडस्ट्री इन्वॉल्व है या कंस्ट्रक्ट कर रही है तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़। उसके बाद हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे कि हम लोग को खुद ही पता है कि जो चीज़ें प्रोड्यूस करे यानी बनाए, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर दोज विच आर कंसर्न्ड और कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू द फिनिश्ड गुड, यानी कि रॉ मटेरियल को आपको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करे। जैसे शू कंपनी क्या होता है कि सबसे पहले एक चमड़ा होता है, चमड़े को आप क्या करते हैं, चमड़े से जूता बन जाता है, वो आपका फिनिश्ड गुड होता है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं यानी कि वो कहलाती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। उसके बाद कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। सर्विस इंडस्ट्रीज आर यूजली एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटेंजिबल गुड्स, यानी कि वो गुड्स जो हमको दिखाई नहीं देते, ऐसी सर्विसेज जो दिखाई, जैसे सिम कार्ड, जैसे जियो का सिम कार्ड आप यूज़ करते होंगे तो जियो को का सिम कार्ड तो प्रोड्यूस करा, मैन्युफैक्चर करा जाता है, लेकिन उसके बन जाने के बाद वही सर्विस प्रोवाइड करने लग जाता है। यानी अब उसके बाद जब आपने एक सिम का पैसा दिया, सिम पैसा देने के बाद आपने मैन्युफैक्चरिंग का पैसा दे दिया, अब आप उसकी सर्विस का पैसा दे रहे हैं, उसके लिए आपको और उसको बार बार खरीद बेच कुछ नहीं रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, एक सिम, एक पर्टिकुलर आपने सिम खरीद लिया है, उस सिम को खरीदने के बाद आप बार बार उसको क्या कर रहे हैं, उसी कोई सर्विस को उठा रहे हैं, यानी कि उसकी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा, यानी कि अभी तक हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम बात करते हैं कॉमर्स की बात। अब कॉमर्स हमारा नेक्स्ट स्कोप है, यानी कि कॉमर्स में स्कोप कैसे, द सेकेंड एलिमेंट दैट कम्स इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इन कॉमर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, इट इज़ कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि इसमें इन्वॉल्व होता है मोस्टली बाइंग और सेलिंग का काम। उसके बाद द होल रेंजेस ऑफ कॉमर्स एक्टिविटीज़ आर क्लासीफाइड, कुछ क्लासीफाइड करी गई हैं, इसके बारे में भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कॉमर्स के बाद आपका आ जाता है ट्रेड। अब ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड भी हमारे कैसे होते हैं, ट्रेड क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बाय और सेल करते हैं, सिर्फ बाय और सेलिंग ऑफ गुड्स को ही क्या कहते हैं, इस तरीके के प्रोसेस को ट्रेड कहते हैं।
इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। सेलर्स और बायर्स के बीच में क्या होता है कि आपका एक्सचेंज होता है गुड्स का, उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिलते हैं और पैसे मिलने के बाद आप उससे प्रॉफिट कमाते हैं। तो ऐसे में ट्रेड, अब ट्रेड भी कई तरीके के होते हैं, यानी कि इंटरनल ट्रेड होता है, एक्सटर्नल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड होता है जो विद इन द बाउंड्री करी जाए, यानी किसी कंट्री के अंदर है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो उसे कहते हैं इंटरनल ट्रेड। उसके बाद इसके भी पार्ट होते हैं कि इंटरनल ट्रेड कैसे कैसे हो सकते हैं। तो इंटरनल ट्रेड भी आपके दो तरीके के होते हैं, होलसेल होता है और आपका फिर होता है रिटेल। होलसेल में आप काम क्या करते हैं कि एक बार में बल्क में चीज़ों को बेचते हैं, बड़े बड़े, जैसे द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स इन अ ह्यूज क्वांटिटी फॉर प्रोड्यूसर एंड देयर रीसेल ऑफ रिटेलर इन द नोन एज होलसेल। यानी कि ये काम क्या करते हैं, पहले ह्यूज क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बाय करते हैं, फिर वही चीज़ करने के बाद वो रिटेलर यानी छोटे छोटे जो आपने शॉपकीपर्स देखे होंगे उनको बेचते हैं। यानी इस तरह के कौन से होते हैं, होलसेल ट्रेडर कहलाते हैं ऐसे लोग। उसके बाद हम रिटेल की बात करें, जो कि हमारी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जो कि होलसेल से सामान को खरीदती हैं और फिर बेचती हैं, जो कि फिर फाइनल कंज्यूमर तक वो चीज़ें जाती हैं। उसके बाद जैसे यहाँ लिखा हुआ द रिटेलर सेल द गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी कि डायरेक्ट कंज्यूमर को फिर बेचती हैं, इज़ नोन एज द रिटेल ट्रेड। उसके बाद अब हमने बात करा था ये इंटरनल ऊपर अब तक थे, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल ट्रेड में हम बात करते हैं द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज़, यानी कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में किसी भी तरीके का ट्रेड करा जाएगा तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। और उसके बदले में आपको क्या, उसे फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, जब आप किसी कंट्री से कोई सामान को मंगाते हैं तो उसे कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। और जब आप किसी कंट्री को वो सामान यानी गुड्स जो हैं, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो ऐसे समय में आपको वो कहलाता है आपका एक्सपोर्ट ट्रेड। इसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रेड की भी कुछ एड मतलब होता है कि एक तरीके का हेल्प करने वाले। ट्रेड को हेल्प करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेड को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसमें हेल्प करती हैं। तो उसमें हम आपको कुछ एलिमेंट्स इसमें नोटिस करे गए हैं, यानी कि यूज़ करे गए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है ट्रांसपोर्ट। यानी कि ट्रेड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हमको ट्रेड कोई सामान है तो उसको कहाँ भेजना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। यानी कि हमको उसको आगे चलकर भेजना पड़ेगा कहीं ना कहीं। भाई हमको कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि जहाँ पर हम हैं, जहाँ पर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहीं पर वो बंदा मौजूद हो। नहीं, कभी कभी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो ज़्यादातर क्या होता है कि पब्लिक यानी कि वो एक जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उससे थोड़ा दूर रखी जाती है, वहाँ से वो चीज़ें मंगा के उस सिटी में या उस जगह पर बेची जाती हैं। तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट की जो इम्पोर्टेंस रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही वो होता है जो सामान को कम से, अब आपको ट्रांसपोर्ट की जो चार्जेस होते हैं उसको भी ध्यान में रखना होता है कि कितनी दूर से सामान ले जा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ उसी में ऐड होनी है। आपके जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं इंश्योरेंस की। अब भाई आप सामान खरीदें बेचेंगे तो भाई कोई गुड्स है तो जाहिर सी बात है वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो दिन भर में ख़राब हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सेकंडों में, मतलब सेकंडों में कहने का मतलब है कुछ टाइम के बाद ऐसे ख़राब हो जाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर मॉर्निंग में आप 10 बजे के बाद बहुत कम ही लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। यानी कि अगर हम पेपर को किसी को न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराना है तो वो हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि जल्दी अर्ली मॉर्निंग वो पेपर आप तक पहुँच जाए, क्योंकि मोस्टली लोग 10-12 बजे के बाद पेपर नहीं पढ़ते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो कि मॉर्निंग टाइम में, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपका मिल्क होता है, मिल्क भी एक दिन में लगभग ख़राब हो सकने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अब उसको इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इंश्योरेंस कराकर उनके अगर वो ख़राब हो जाती हैं तो उनके डैमेज से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए इंश्योरेंस भी एक तरीके का इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हम उस चीज़ को अच्छे से इंश्योरेंस करा के, जैसे हम उस चीज़ को इंश्योरेंस करा के अगर वो फ्यूचर में किसी तरह का लॉस हम बियर करते हैं तो इंश्योरेंस उसको क्या करे कि कंपनसेट कर दे। उसके बाद बात करते हैं वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउसिंग क्या होता है कि अब भाई हमारे पास सामान है तो जाहिर सी बात है हम उस सामान को क्या करेंगे, उस सामान को ज़्यादा से ज़्यादा अब भाई हमारे पास बना के रखेंगे। जब बल्क में सामान बना के रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वेयर हाउसिंग उसको रखने की जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो ख़राब ना हो। तो अगर इंश्योरेंस से बचाना है तो इंश्योरेंस से ना भी बचाना हो तब भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसी जगह पर हम उसको स्टोर करें जिससे वहाँ पर वो चीज़ ख़राब मत हो। उसके बाद आ जाती है बैंकिंग। बैंकिंग क्या करती है, हमारे फंड ट्रांसफ़र और बहुत सारे काम में एक्टिविटी, यानी कि आप कह सकते हैं ई बिज़नेस को भी बहुत सपोर्ट करती है बैंकिंग, जिसके थ्रू आप ई बिज़नेस कर सकते हैं, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे।
उसके बाद बात करते हैं हम एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी कि एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अहम रोल जो होता है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके एक ट्रेड में, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है लोग जानेंगे, जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके पास होंगी जो दिखेंगी उतनी ही ज़्यादा बिकेंगी, लोग सुनेंगे तभी आपको यूज़ करेंगे। अब उसको नाम ही नहीं पता होगा तो उसे क्या पता होगा। अब आपका नाम ज़्यादा सुना नहीं होगा तो भी वो आपको नहीं खरीदेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लोग चेंज, जैसे आप जितनी भी कोई भी अगर क्रीम या कोई भी आपका कॉस्मेटिक सामान होता है वो ज़्यादातर लोग ब्रांडेड यूज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उसमें ब्रांड से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। लेकिन अगर अगर एक बार वो आपको यूज़ करता है गलती से, तो उसके बाद अगर आप उसको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो उसकी अगर रेटिंग अच्छी होती है तो आप उसी तरह से आप उसको धीमे धीमे करके ब्रांड बनाते चले जाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट का भी एक रोल होता है कि लोग जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये होगा, फ़ायदा होगा कि आपकी चीज़ें बिकेंगी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे कि एक बिज़नेस को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।